अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद तमाम देखने वालों को, और एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे ईद के इस पुरमसरत मौके पर। और आज ईद का दिन है, एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं, और मेरी जानिब से और मेरे साथी एंकर जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीशा और आज है ईद का तीसरा दिन, और तीसरे दिन भी मेहमान जो हैं वो यासिर घरों में आ रहे होते हैं, यकीनन आपके घर भी मेहमान आ रहे होंगे। और आज तीसरे दिन भी हम चैनल पे मौजूद हैं और शो आपके लिए कर रहे हैं। पर ईद का पता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी ईद तब होगी जब हम आपके साथ होंगे। आपको कैसा लग रहा है आज? ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी ईद मुकम्मल ही तब होती है जब हमारे देखने वाले हमारे साथ हों, और ये सारी टीम, हमारा पूरा क्रू जब हमारे साथ होता है तब ही हमें एहसास होता है ईद का। साल साल इनके साथ काम करते आए हैं और ईद के दिन भी ये हमारे साथ होते हैं। तो हमारी ये फैमिली और जो कैमरे के उस तरफ बैठी है उन सबको ईद की ढेरों मुबारकबादें जी। अच्छा, अब रौनक जो आज ईद के तीसरे दिन सजी, और मुझे लग रहा है कि आज कुछ ज्यादा ही रौनक होगी, क्योंकि आज ना मुझे लड़कियां ज्यादा नजर आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही, तो आज आपने ना ईद का तीसरा दिन खूबसूरत कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, और यकीनन खवातीन की वजह से ही रौनक है हर तरफ। और ये जो तस्वीर कायनात है वो कहते हैं उसमें रंग जो है वो खवातीन की वजह से ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगी और उनसे आज कुछ बातें होंगी, ख़ास तौर पे ये जो ईद का मौका है उसके ऊपर क्या तैयारियां होती हैं, शॉपिंग के हवाले से और दीगर मामलात पे तो गुफ्तगू रही है, लेकिन ख़ास तौर पे पकवान के हवाले से और दीगर मामलात के ऊपर आज मौका मिलेगा, उनसे गुफ्तगू की जाएगी। तो बिला ताख़ीर पहले मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कह लेते हैं और उसके बाद फिर ये गुफ्तगू के सिलसिले को आज आगे बढ़ाएंगे। आज जो हमारे पहले मेहमान हैं, आपका सोशल वेलफेयर के साथ जो है ताल्लुक़ है और चेयरमैन है कायनात पब्लिक राइट्स के वेलफेयर इंटरनेशनल, एक रजिस्टर्ड इदारा है। उसके साथ नज़ीर अहमद भट्टी साहब मेरी बाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। नज़ीर, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होने के लिए, और आपको ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं वो आप उनको भी हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं, मुख्तलिफ मौक़ों पर उनसे गुफ्तगू होती है, ख़ास तौर पे जो मईशत और सियासी नौयत के मामलात हैं वो उनके साथ ज़ेर बहस आते हैं। जनाब मोहम्मद आसिफ गफ़ार साहब आज ईद के इस पुरमसरत मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर जो दीगर मेहमानों में शामिल हैं, मेरे दाएँ तरफ तशरीफ़ रखती हैं जिया खान, जो एक टेलीविज़न होस्ट भी हैं, एक शेफ़ भी हैं, व्लॉगर भी हैं, और इसके अलावा बहुत सारे और दीगर काम भी करती हैं, डिजाइनिंग भी करती हैं। ये क्वालिटी सिर्फ लड़कियों में होती है जो बहुत सारे काम कर लेती हैं, ऑलराउंडर है। और ख़ास तौर पे जो कुकिंग का जो तजर्बा है, मैं जानकर बड़ी मुझे खुशी होती है कि ये सिर्फ कुकिंग सीखने के लिए दुनिया के 20 ममालिक इन्होंने जो है वो ट्रैवल किए हैं, पूरी दुनिया ही तकरीबन इन्होंने देखी है और मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो कुकिंग एक्सपर्टीज़ हासिल की हैं। जिया खान को मैं खुश आमदीद कहूँगा ईद के इस पुरमसरत मौके पर। बहुत शुक्रिया जिया आपका, आपको ईद की मुबारकबाद। और आपसे आज बहुत सारी बातें होंगी। उनके हमरा तशरीफ़ रखती हैं एस्टर सुहेल साहिबा, जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, और ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर उनको खूबसूरत बनाने के हवाले से जो है बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। एस्टर सुहेल को मैं खुश आमदीद कहूँगा और ईद की मुबारकबाद दूँगा। आपका बहुत शुक्रिया एस्टर हमारे साथ यहाँ पर इस ट्रांसमिशन में शामिल होने के लिए। तो जनाब एनी, आज क्योंकि एस्थेटिक फिजिशियन भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जिया खान भी मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा ज़रा आप गुफ्तगू का आगाज़ इनके साथ करें, और जो ख़वातीन के ख़ास तौर पर ईद के मामलात हैं पहले ज़रा वो ज़ेर बहस आ जाएं, उस लाइन में चलिए फिर मैं इस तरफ जाऊँगा जी। अच्छा, मुझे बताएं, चलिए ईद के आज का शो बहुत मजे का होने वाला है, क्योंकि आज हम ना ईद की बातें करेंगे। ये बताएं कि ईद की शॉपिंग कितने दिनों में मुकम्मल हुई थी? मेरी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले तो भाई मैं सबको मुबारकबाद कहूँगी, बहुत शुक्रिया टीम को, और थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया ईद पर। और बाकी ये कि हाँ, ईद की शॉपिंग है, मेरी कोशिश ये होती है कि जरा रमज़ान से पहले ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो जाए, लेकिन वही बात है कि हम ख़वातीन की शॉपिंग नहीं कंप्लीट होती, एंड तक हमें कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा होता है, तो फिर हम कभी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे होते हैं और कभी जो है मार्केट के चक्कर लगा रहे होते हैं। तो बस मेरा भी यही है कि वैसे तो लग रहा था कि ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ अभी भी चल रहा है। अच्छा, ये बताएं कि ईद के खाने कौन कौन से बनाए? आज तीसरा दिन है, 2 दिन किचन में कितनी रही? क्योंकि आप तो 20 ममालिक, मतलब कम नहीं, कुकिंग सीखने के लिए एक बड़ी बात है जी। क्या कहेंगे कुकिंग के हवाले? अच्छा देखें,
ٹھیک ہے، میں نے بہت ٹریول کیا ہے، سیکھا بھی ہے، لیکن جب عید کی بات ہوتی ہے نا تو جو ہماری امی پکاتی آئیں گی نا شیر خورما، وہ تو ہمارے یہاں لازمی بنتا ہے. اچھا. رات کو ہم لوگ پکانا شروع کرتے ہیں ہلکی ہلکی آنچ پہ سارا دن، اور پھر وہی ہم اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو اور محلے میں تقسیم بھی کرتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ جس طرح سے گیسٹ آتے جاتے ہیں ہم کچھ نہ کچھ ان کے لیے بنا کے رکھ لیتے ہیں. کہ بریانی بہت شوق سے کھاتے ہیں، شامی کباب ہم پہلے سے اہتمام کر لیتے ہیں. کون سی والی، وہ سندھی بریانی، حیدرآبادی بریانی؟ میری کوشش یہی ہوتی ہے پلاؤ بریانی نہیں، پنجاب والی پلاؤ بریانی بالکل بھی نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ بالکل بھی پلاؤ بریانی نہیں، جو ٹپیکل کراچی والی بریانی ہوتی ہے، جو ہماری دہلی کی بریانی ہوتی ہے، میں وہی بناتی ہوں. اور باقی سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے بھی یہ کہ پھر دعوتیں چلتی رہتی ہیں، اور گھر پہ کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ موسٹلی باہر جا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا، ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو جلدی سے یہ بتا دیں کہ چکن کا کوکنگ ٹائم کتنا ہونا چاہیے. تھوڑی سی میں، کیونکہ اب جب آ گئی ہیں آپ تو میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ اچھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جہاں پہ ہم غلطیاں کرتے ہیں اور چکن جو ہے وہ جوسی نہیں رہتی اور وہ بالکل ڈرائی ہو جاتی ہے، تو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں، کیونکہ عورتوں والا کام تو کرنا ہے ہم نے، کچن کی بات تو ضرور کرنی ہے. دیکھیے میں یہی بتانا چاہوں گی کہ سب سے پہلے سمجھنا ہوتا ہے ہر چیز کا ایک کوکنگ ٹائم ہوتا ہے. وہ بیف بھی ہوتا ہے، چکن بھی، مٹن بھی، اور پرانس بھی، ہر چیز کا ہوتا ہے. اور چکن بھی اگر لوگ سمجھتے ہیں بہت زیادہ دیر پکاؤ تو وہ جلدی گلے گا، اسپیشلی جب ہم اس کی کٹنگ چھوٹی کرتے ہیں نا، جولین کٹنگ کرتے ہیں یا اس کی کیوبس کرتے ہیں تو بہت جلدی کوک ہو جاتے ہیں. بہت دیر اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور فٹافٹ وہ بن جاتے ہیں. مطلب آپ کو 30 منٹ نہیں رکھنا، آپ 18-20 منٹ میں بنا سکتے ہیں. 10 منٹس میں اگر کٹنگ اچھی ہوگی نا تو آپ بلیو کریں وہ 10 منٹس میں کوک ہو جاتا ہے. جی جی، اس کی کٹنگ کی بات ہوتی ہے. اب آپ کی جانب آئیں گے کہ ایک عورت کو اور خوبصورت بنانے کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو میری طرف سے سب کو عید مبارک. اور دوسرا یہ کہ خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے پاس تو بہت سارے ٹریٹمنٹس ہیں، کچھ ہوم ریمیڈیز ہیں جو سب سے پہلے خوبصورت کے ساتھ جوان بھی ایڈ کر جوان کے لیے تو بہت سارے ٹریٹمنٹس ہیں. ہم لوگوں نے جیسے ہائپو ہے، تھریڈز ہیں، فلر بوٹاکس ہیں، یہ کر رہے ہیں. اور صرف عورت کو نہیں، ہم میل کو بھی کر رہے ہیں، سب کو ساتھ میں کر رہے ہیں. تو اور دوسرا یہ کہ اپنی ڈائٹ کا سب سے پہلے خیال رکھیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ انٹرنلی ہیلدی ہیں تو آپ کی اسکن ہیلدی ہے، آپ کے بال ہیلدی ہیں، آپ خود آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہونی چاہیے. ورنہ تو ویٹ لاس کے لیے بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. ویٹ جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس میں بھی آپ کا اسکن جو ہے بہت میٹر کرتا ہے، اور آپ کا جو ہیئر لاس ہے وہ بھی ہوتا ہے اس میں. یعنی سارا کام ہو سکتا ہے اگر مجھ جیسا آدمی بھی چاہے خوبصورت نظر آنا تو یہ ممکن ہے. مطلب اگر خوبصورت لوگ بھی کہیں کہ ہم خوبصورت ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل، اپنے آپ کو گروم کرنے کا تو ہر کسی کو رائٹ ہے نا. تو یہ تو پھر ہر کسی کو رائٹ ہے اپنے آپ کو گروم کرنے کا، اور لوگ آتے بھی ہیں. ضرورت نہیں خوبصورت لوگ ہی آتے ہیں، باقی سب بھی آتے ہیں خوبصورت لوگ، اور انہینسمنٹ ہو جاتی ہے. نہیں، میں نے یاسر کے لیے کہا. اچھا، یہ ریڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے یہ بھی لوگ لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ کلچر میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ پروموٹ ہوتا جا رہا ہے اور بڑے اچھے ریزلٹس اس کے آ رہے ہیں. بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور جو ہے ہمارے پاس سب سے پہلے جو اسکن کو فریش کرنے کے لیے، جیسے کہ ابھی رمضان گزرے ہے تو اس میں اسکن جو ہے بہت ڈی ہائیڈریٹ ہوئی ہے، تو اس میں فریش کرنے کے لیے ہم سب کو یہ کہتے رہے کہ آپ ہائیڈرا فیشیل کروائیں. پانی کا انٹیک ویسے بھی زیادہ کریں، اور ہوتا نہیں ہے ویسے رمضان میں زیادہ، لیکن اگر جب ہائیڈرا فیشیل لوگ لے لیتے ہیں تو اسکن ویسے ہی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں جو ہم سیرمز یوز کرتے ہیں وہ اسکن کو ہائیڈریٹ کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اور باقی جو ہیں باقی ٹریٹمنٹس اکارڈنگ ٹو اسکن ہم ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، جو بھی پیشنٹ کی ریکوائر ہوتی ہے، ہمارے کلائنٹ کی ریکوائر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس کے حساب سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ورنہ ہر طرح کی اسکن ہوتی ہے، یہاں پر زیادہ تر بالکل پگمنٹیشن ہمارے پاکستان میں زیادہ پگمنٹیشن ہے، سن برن ہے، لائٹنگ کی وجہ سے بھی پگمنٹیشن ہوتا ہے، سن کی وجہ سے. فریکوینٹلی لینے چاہیے یا ونس ان ا وائل کبھی لے لینا چاہیے؟ آپ کیا اس کے لیے رکھتے ہیں؟ نہیں، اگر تو ریکوائرمنٹ ہے تو آپ ضرور لیں، اور سن بلاک کا یوز کریں لازمی. کسی بھی آپ کچن میں ہوں، آپ باہر ہوں، سن ایکسپوجر آپ کا زیادہ ہو، سن بلاک کا یوز کریں. پانی زیادہ سے زیادہ پئیں تو بس پھر آپ کی اسکن فریش رہے گی، آپ کو بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر پڑے گی تو آپ ضرور ہم سے کانٹیکٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی، گفتگو تھوڑی سی جو ہے اس کا رخ موڑ لیا جائے. آصف غفار صاحب تشریف فرمائیں. ویسے تو معاملات جو ہیں ان کے ساتھ یہ سیاسی اور معاشی نوعیت کے زیر بحث آتے ہیں، لیکن کیونکہ آج عید کا موقع ہے تو میں چاہوں گا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا یہ جاننے کی کوشش کروں کہ یہ عید کا دن کیسے گزارا جاتا ہے، اور اب تک جو عید کے دن گزارے وہ کیا مصروفیت رہی ہے. ذرا دیکھنے والوں کو اس بارے میں بتائیے. جی جزاک اللہ یاسر بھائی. سب سے پہلے تو تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بہت بہت دلی عید مبارک.
बाकी ईद का रोज़ यानी पहला ईद का दिन मर्दाना स्टाइल में गुजारा जाता है। ठीक है, वो कैसे होता है? सो के अच्छा, सो के अल्लाह खैर। सारे दिन सारी रात, मतलब रमज़ान की पूरी ये रूटीन होती है कि जी इफ्तार के बाद सोना है, जी और आजकल चूँकि स्कूल भी साथ में चल रहे हैं जी, तो सुबह सुबह उठना भी है। बिल्कुल ठीक है। वो सारी जो रमज़ान की थकन जमा करी हुई होती है उसको उतारने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम मर्दों को ईद का दिन मिलता है। मैसर आता है। ठीक है जी। बिल्कुल। और यौम ससुराइल कब मनाया जाता है? यौम ससुराइल के लिए जी सेकंड डे सेकंड डे मुख्तस है उसके लिए के लिए जाते हैं वहाँ पर। बेशक बेशक ठीक है, ये तो गुनाह सब वो हाजिरी तो लगानी पड़ती है। वो लाजमी है, उसके बगैर अपनी मौजूदगी जो है वो खतरे में पड़ जाती खतरे है। में पड़ जाती है। तो बिल्कुल लिहाजा उस हाजिरी के लिए बिल्कुल हम वक्त तैयार रहते हैं बिल्कुल ठीक है। और कभी उसमें कोई कोताही नहीं करते। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो नहीं करी है। सर हम तस्लीम कर लेते हैं और ये ज़्यादा ज़रूरी भी है। गुज़ार है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक शख्स जिसको आप अपने घर में लेकर आए हो और उसका नाता ताल्लुक आपने पूरी दुनिया से बिल्कुल मुनक़ता कर दिया बिल्कुल है, ठीक है। उस शख्स के कुछ हकूक हैं क्या वो आपको अच्छा, उसको अदा वैसे एक करने सवाल चाहिए। जहन में आता है कि ये बर्तन जो है गर्म पानी से अच्छे धुलते हैं या ठंडे पानी से? ऐसे ही पूछा अपनी नॉलेज के लिए। बिल्कुल। देखिए जी, बर्तन अगर पुराना है, 2 दिन से आपने नहीं धोया है तो उसे गर्म पानी से धो लीजिएगा बिल्कुल ठीक है। और फौरी तौर पे गर्म पानी मत डालिएगा, डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। क्या बात है, तजर्बा वो बोल नरम रहे हो जाता है और बासानी से तो निकल ये जाता है। शादी नौजवान जो अभी शादीशुदा नहीं है उनके लिए पैगाम है कि इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ। लोग कहते हैं कि उसके बाद जो है वो बर्तन धोने पड़ते हैं, 10 मिनट में धुल जाते हैं। 10 मिनट, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। गर्म पानी में अगर डाल दें तो जल्दी धुल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इससे नींद बड़ी अच्छी आती है अगर जल्दी बर्तन धुल जाए। ये भी ऐसा होता है? थकावट ज्यादा हो जाती यासिर है। भाई आपका तजर्बा काफी अच्छा लग रहा है मुझे। समझते हैं कुछ जान रहा हूं मैं इन्होंने तो तजर्बा सिर्फ देख के हासिल किया है। नहीं वो भी नाश्ते के Experience बर्तन नहीं किया ना अभी बर्तन धोते हुए आए हैं, ये कंफर्म हो गई है बात। नहीं, वो तो अब सारे है कि हम घर में रहते हैं, अम्मा की खिदमत करते हैं, हाथ क्या बटाते हैं, तो अभी तो वो जिम्मे हमारे है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी जो ये प्रैक्टिस कराई गई थी ये सारी वालदा साहिबा की तरफ से करवाई गई थी, और वालिद साहब हमारे जो है उन्होंने ज़िंदगी अपनी बैरून मुल्क गुजारी, तो उनका भी एक ये था कि जी इन चीज़ों को सीख लो। ठीक है। ज़िंदगी में कभी अगर अकेला रहना पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होते आते हैं, हैं, बहुत बिल्कुल काम आपने आते हैं। सही है। इसमें खुदा न खास्ता कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है, इंसान को कपड़े भी धो लेने चाहिए, ऐसा ही है। और बेगम के हों तो बड़ी जोश खरोश से धोने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, नेक इसमें लोगों की बिल्कुल कोई पहचान शर्माने है। वाली बात बिल्कुल नहीं ऐसा है। ही है। ये काम आदमी को जन्नत में लेके जाता है। भट्टी साहब जरा माइक में चाहूंगा, जरा भट्टी साहब तक पहुंचा दिया जाए। अब वो घबरा रहे कई बर्तनों का, आप इससे उनसे भी ना मुताबिक पूछ सवाल ना हो लें। जाए। नहीं भट्टी साहब बिल्कुल ऐसा कोई थोड़ा अलग होगा पर मिलता जुलता होगा। चले, आप जरा अपनी खिदमत वो जो समाज के हिस्से में आ रही हैं उसके हवाले से मैं चाहूंगा जरा बताइए कि क्या क्या कोशिशें हो रही हैं अब तक, और ये जो फलाही कामों में हिस्सा लेना है ख्याल कैसे आया, जरा ही फरमाइए पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं K21 को और इसकी मैनेजमेंट को और तमाम मुसलमान बहन भाइयों को दिली ईद मुबारक कहता हूँ कायनात वेलफेयर की तरफ से। दोस्त, ईद का मायना खुशी है, बिल्कुल, और खुशी आपको उन लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए जो मजबूर हैं, बहुत अच्छी बात जो मजबूर हैं, जो बेकस हैं, बेआसरा हैं। जी। तो हमें जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ हजरात या जो सुन रहे हैं आपके चैनल के तवज्जुह से, उन सबको, उन गरीबों में, असीरों में जो जेल में बंद हैं, कैदियों में, अस्पतालों में, ईद की खुशी उनके साथ बांटनी मनाएं। चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा पैगाम है इस सबके लिए कि इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हम करते हैं, लोगों की ज़्यादातर राय यही होती है कि खुशियाँ जो हैं वो बांटने से बढ़ती हैं, और इससे बेहतरीन मौका और मैसर नहीं आता। चाहे किसी भी मज़हब से, किसी भी मसलक से, किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी रंग से हो, किसी भी नस्ल से हो, ये मौका सबके लिए बराबर है। ये यकसा मौक़े सबके लिए हैं कि आप अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटें और वो बढ़ती चली जाएंगी। उसका असर माशरे में आपको नजर आएगा। जी। असल इबादत तो वो ये जब आप बगैर रंग नस्ल खिदमत करते हैं, खिदमत करते हैं, ये सबसे अच्छी बात ओनली इंसानियत। है। बिल्कुल ऐसा ही, इंसानियत को हमेशा सामने तो रखना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अभी आखिरी रोज़े तक का इंतज़ार करेंगे कि 30वां रोज़ा हो जाए तो फिर हम सदका ज़कात बिल्कुल दें। ऐसा। ऐसा नहीं होना ऐसा चाहिए। हमें टाइम से पहले दे देना चाहिए ताकि ज़रूरियात ज़िंदगी दूसरे जो है वो पूरी कर सके। पूरी कर सके। बिल्कुल ठीक। और हम अपने मुलाजमिन का भी ख्याल रखें। 6-6 सूट लेके आते हैं हम अपने बच्चों के लिए, चप्पलें लेके आते हैं, तो क्यों ना वो उस महंगाई के आलम में उनके नौकरों के साथ, पड़ोसियों के साथ, गरीबों के साथ अगर शेयर की खुशी, तो असल खुशी वही है। अभी जैसे कि सेंट्रल जेल के अंदर 250-300 खवातीन जी हैं,
दीगर मुकदमा, उनके साथ तकरीबन 60-70 बच्चे हैं जो कि वो उनके साथ रिहाइश ना होने की वजह से रह रहे हैं। पर उनके साथ रहते हैं। तो मैं पिछली ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह गया था और मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे ये नेक काम ले, मैं ऐसी खुशियों में शामिल होता रहता हूँ उनके साथ। तो असल इबादत यही है। यही बिल्कुल ठीक है जी। अब हम ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर सिलसिला जो है ना यहाँ से शुरू करेंगे, ईद को भरपूर मनाएंगे। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। हमारे मौजूद मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे ईद के हवाले से, और एनी ने इब्तिदा में बात की कुछ कुकिंग के हवाले से। ख़वातीन की तरफ वापस आते हैं, ज़रा उनका दिन जो है खासा मसरूफ़ गुजरता है। अब जिया खान साहिबा ये फरमाइएगा कि क्या मसरूफियत रहती है, और रमज़ान में मैं देखता हूँ मुशाहिदे में ये चीज़ आई है कि ख़वातीन का सारा वक्त जो है वो किचन में गुजरता है, और फिर एक मौजू जो अक्सर ज़ेर बहस आता है, जो मुल्की सियासत से भी ज़्यादा मुश्किल है, आज की पकाई है। तो ये जो टॉपिक है आज की पकाई है, तो इसको कैसे मुकम्मल करती हैं और कैसे फिर ये फैसला हो पाता है? फिर सबसे मशवरा लेना पड़ता है, फिर बच्चों को देखना होता है, घर वालों की फरमाइश को मलूज़ खातिर रखना पड़ता है, कैसे मुकम्मल होता है ये ज़रा फरमाइएगा। अच्छा, बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि अम्मी यही कहती थी कि पकाना मुश्किल काम नहीं है, हाँ, सोचना मुश्किल काम है कि क्या पकाया जाए। अच्छा, मेरा भी यही है कि मुझे ये होता है कि बस पता चल जाए पकना क्या है। किचन में बेशक मैं 4-5 डिशेस मुझसे बनवा लें, बस एक ही बार किचन में जाऊंगी और बना दूंगी। और जो रमज़ान है तो उसकी तो स्पेशली हम चाहे कितना ही रोक लें, डाइट पर क्यों ना हो, या हम बोलेंगे हम कम खाएंगे, लेकिन मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमें उसकी एहतमाम करना होता है और दिल से कर रहे होते हैं, खुशी से। चने भी बन रहे होते हैं, दही बड़े भी। चलो हमने कभी अवॉइड कर लिया, पकौड़े ना बनाए, तो घर वाले कहते हैं पकौड़े के बगैर तो लगता है कि रमज़ान ही नहीं है, अफ्तार ही नहीं है। तो बस ये सारा एहतमाम इसी तरह चल रहा होता है, और फिर खाना भी रात का भरपूर बनता है और सहरी भी। दीगर कामों को कब वक्त देती हैं, खासतौर पे जो आप मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अपना यूट्यूब चैनल चला रही हैं या दीगर काम कर रही हैं, उसके लिए वक्त मिल जाता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखें कुकिंग तो मेरा पैशन है, वो तो मुझे करनी ही करनी है, ठीक है। और फिर मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो मेरी व्लॉगिंग होती है, वो रिलेटेड होती है कुकिंग से, क्योंकि मैं फूड व्लॉगिंग करती हूँ, फूड रिव्यूज देती हूँ, और साथ साथ कुकिंग भी करती जाती हूँ। उसके फिर मैं शॉर्ट जो है वीडियोस भी बनाती रहती हूँ, व्लॉग भी। तो इसी तरह मेरा घूमना फिरना भी होता है और ट्रैवलिंग भी होती है, वो रिलेटेड फूड होती है, और उसमें मैं एंजॉय भी करती हूँ और साथ साथ लोगों को व्लॉग बना के भी सेंड करती रहती हूँ। बहुत अच्छी बात है जी, बिल्कुल ठीक है। सर ज़रा आप ये बताइएगा कि आपकी तो मसरूफियत रहती है, और ख़ासतौर पे जो ट्रीटमेंट्स हैं मुख्तलिफ PRP वगैरह, तो बड़ी टाइम कंज्यूमिंग है और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। फिर घर को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना, ये कैसे पॉसिबल होता है आपके लिए, कैसे मैनेज करती हैं, ज़रा बताइए। बस मैं भी बाकी खवातीन की तरह कर ही लेती हूँ। जैसे सुबह कुकिंग का शौक रखती हैं? कुकिंग का भी बहुत शौक है। अच्छा, क्या करती भी हूँ, बहुत अच्छा सभी कुछ बना लेती हूँ। वेरी गुड जी। अगली दफ़ा आपको जब बुलाएंगे तो आप अपने साथ जो है वो ट्रायल के लिए बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। पुलाव बिरयानी तो वैसे ही मेरा फेवरेट भी है और सबको पसंद भी आता है मेरा बना हुआ। और बाकी ये है कि जैसे जाहिर सी बात है सारी खवातीन देती हैं, मैं भी ऐसे ही पहले सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, फिर घर का काम, खाना वाना देखना, बच्चों के स्कूल के आने से पहले बना के फिर 2 बजे मेरी अपनी क्लिनिक के टाइम में 2 से पहले मुझे ख़त्म करके सब तो 2 बजे क्लिनिक जाना है। फिर क्लिनिक मेरा ऑनवर्ड होता है, मीन्स 11-12 बज जाते हैं। तो उसके बाद आके फिर अगर कुछ है तो देख लेना है, वरना तो सो जाना है अपने अपॉइंटमेंट्स देखते हुए साथ में। और क्लिनिक सोने का टाइम मिल जाता है, ये सोने का तो मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है। तो अपनी हेल्थ का कैसे ख्याल रखती हैं, और खासतौर पे फिर आपको अच्छा नजर आना भी जरूरी है, आपको ये भी मेक श्योर करना पड़ता है कि आपको देखकर लोग फिर जो है फैसला करें कि आया ये ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। खवातीन के लिए तो बहुत मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है अपने आप को मेंटेन साथ में रखना, क्योंकि सुबह भी बाज़ दफ़ा टाइम नहीं मिल रहा होता कि डाइट सही से कर लें, क्योंकि डाइट के लिए ये है कि आप प्रॉपर फिर डाइट करें। तो डाइट तो अगर मैं देखूँ तो हो नहीं पाती है किसी भी तरह। फिर ये है कि जैसे लोगों को स्लिमिंग का वो करती हूँ, फिर मैं भी स्लिमिंग लगवा लेती हूँ, चलो कहीं ना कहीं तो फैट रिड्यूस हो ही रहा है ना। तो डाइट के लिए प्रॉपर एक प्लान करना पड़ता है। तो हमारा जैसे मेरा तो स्पेशली है कि बहुत ही प्लान सारे आउट हुए होते हैं। सुबह 6 बजे से रात 12-1 बजे 2 बज जाते हैं मुझे क्लिनिक पे। उसके बाद आके फिर अपॉइंटमेंट्स देखना, अपॉइंटमेंट देना और सेकेंड डे की फिर तैयारी करना। तो बस इन्हीं चीज़ों में सारा दिन मेरा गुजर जाता है। अब एक चीज़ पूछ लेते हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेकंड में बन जाती है? ये सवाल है, बताइए। बेवकूफ़ के बिल्कुल ठीक है। नहीं, तो उसके लिए बड़ा टाइम लगता है। कुछ लोग बना देते हैं, वो भी नहीं है, कुछ और कुछ और नहीं, हमें तो बहुत जल्दी बना देते हैं लोग। नहीं है, ऐसा ही है, लोग बहुत जल्दी बना लेते हैं, है ना? अच्छा चलिए बताइए कोई ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। झटपट कुकिंग में मतलब है भी खाने की चीज़, है भी खाने की चीज़, चले की चीज़ है। ये भी मैं बताऊं क्या? एग फ्राई एग घी बनता है, मैं तो डालती हूँ बस और बन जाता है। सबसे इससे जल्दी मैं समझती हूँ कुछ भी नहीं सर। आप एग फ्राई मेरे ख्याल से तो मैं इश्तिहार वो देखा करता था टीवी के ऊपर, जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं ना, नहीं उससे भी जल्दी फ्राई, नहीं एग ज्यादा जल्दी फ्राई हो जाता है, सबसे जल्दी एग बनता है। ठीक है, अब आपकी तरफ आते थोड़ा ईद का जो एक मजा है वो जरूर होना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज है जो सेकंड में बन जाती है और है भी खाने की चीज? ख्याली पुलाव है। जीत गए, यासिर जीत गए वाकई। हम भी नूडल्स पे आपने सोचा उसको खा नहीं सकते ना, ख्याली पुलाव उसको खा नहीं सकते। आपने खाने की चीज, मैंने कहा बन खाने की चीजें बन जाती है, लेकिन हम उसको ख्याली पुलाव को खा नहीं सकते। अच्छा आसिफ भाई, वैसे क्या बनाने का इत्तेफाक हो जाता है, या चाहे वो खुशी से हो या मजबूरन, क्या बना लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद से तो हमने कुछ नहीं बनाया। अच्छा, बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खाने पकाने की चीज़ के अंदर हाँ, रमज़ान में पकोड़े मेरी अपनी जिम्मेदारी पे लेते हैं। आलू वाले, बैंगन वाले या सादे प्याज वाले? 1 to all क्या सारे पकोड़े। आलू और उसका जो प्याज है उसका सवाब ज्यादा है वैसे, हाँ। मैंने सुना है। इसमें आप वो दूसरी मज़ीद चीज़ें भी डालते हैं, हाँ। तो उससे बहुत अच्छा अफाका रहता है। मूंग की दाल के नहीं बना पाया आज तक कभी भी, ना बनाए ना कोशिश करी। पालक के, बैगन हाँ के, पालक, एग्जैक्टली पालक डाल के और वो प्याज डाल के, और फिर हमारी बेगम साहिबा ने एक नई चीज़ दी है हमें, हरी प्याज डाल के। क्या बात है, ठीक है ना? तो उससे बहुत अच्छे, अब अगले रमजान तक इंतजार करते हैं, उसके बाद हम जरूर नहीं, उसके लिए आपको अगले रमजान का या तो बारिश का या फिर रमजान का इंतजार। आप खाली किचन का बंदोबस्त करें, पकोड़े बनाने की जिम्मेदारी हमारी। जिम्मेदारी आपकी है, हम उसके अंदर किसी को फिट करने के लिए जरूर कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो आपने करना, क्योंकि रियल एस्टेट से इनका ताल्लुक है। जाहिर है कि ये वो काम करते हैं तो ये वो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जिम्मेदार शहरी होने के नाते ये खुद बर्तन भी धो लेते हैं। और पकौड़े का जैसे भी बता रहे हैं, मैं बातों बातों में जानने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने ये सवाल किया था। एक मैं पकौड़े पे एक बात याद आई कि जैसे प्याज के पकौड़े बनते हैं, सब बड़े शौक से खाते हैं, तो पता नहीं लोगों के घर में बनते नहीं बनते। प्याज की जगह ना एक ऑल्टरनेट जो कैबेज होती है, बंद गोभी, अब वो काट के डाल दें, उसके इतने मजे के और क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं ना कि आप लोग याद करेंगे मुझे बनाएंगे तो बहुत मजे के बनते हैं। आपने बनाए नहीं? ठीक है जी, ट्राई कर लेंगे, ये भी ट्राई करके जरूर। अभी कुछ खुद ही जाके वो ट्राई करें, अभी जाके आप घर पे कर दीजिए। प्रोसीजर लंबा है ना, वो असल में प्रोसीजर लंबा है, तो प्रोसीजर लंबा नहीं है। ठीक है, अच्छा वो कोशिश करके देख लीजिएगा। नहीं, ये जिम्मेदारी बेगम साहब, तो जाहिर है बेगम ने देख लिया होगा प्रोग्राम, तो फरमाइश आ जाएगी। तो ये भट्टी साहब, ये अब पकौड़ों से आगे क्या पकौड़ों से पुदीने आगे की भी चटनी पे चलेंगे। चले आप भट्टी साहब से जरा चटनी के हवाले से पूछ ले, मैंने सवाल पकौड़ों तक ला के छोड़ दिया। आ गया भट्टी साहब से, शायद साथ चटनी भी रखनी, क्योंकि पकौड़े अकेले मजा नहीं करेंगे। आसिफ भाई कुछ कहेंगे? काम से सब शर्मा रहे हैं, जी, खवातीन भी इंसान है, हमारे शाना बशाना है। उनको कानून ने ये हक दिया है कि वो हमारे शाना बशाना चलें, और वैसे ही खवातीन बहुत तरक्की कर रही हैं, मर्दों से भी ज्यादा, और बहुत ऑनेस्ट हैं वो अपनी जॉब के साथ। जी, जी। तो मेरे ख्याल में उनके साथ खाने पीने में हाथ बटाना, अपने ही लिए पका रहे हो, अपने ही घर की सफाई कर रहे हो, अपने ही सब कुछ काम है, तो कोई कबाहत नहीं है। मैं समझता हूँ होना नहीं, ये नए दौलती करते हैं। जो खानदानी लोग होंगे वो शाना बशाना घर के कामों में लगे रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही। कितनी खुशकिस्मत औरतें हैं जो ईद के 3 दिन गेस्ट आए हैं यासिर। अरे सब माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे जो हमारे गेस्ट थे वो ऐसे ही थे जो अपनी बीवियों के साथ मदद भी
करवा रहे हैं, और वो जी। ये भी कह रहे हैं जिन औरतों को हम शादी करके लाते हैं उनके बड़े हक होते हैं और उनकी बड़ी इज्जत करनी चाहिए, ये कहाँ से आए हैं? बिल्कुल, ये आप उनसे पूछें वो कहाँ जी से। आसिफ ये भाई कुछ बिल्कुल शऊर रखने वाला हर वो इंसान और अहले दिल जो होगा वो बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा, बहुत खूब। और वो उनको खानदानी विरासत में मिला हुआ होता जी है। आसिफ भाई कुछ कहना इसमें इजाफा करना चाहेंगे, जरा जरूर कीजिए। जी जहाँ तक मेरी बात है हम्म, तो ईद का तीसरा दिन है, हाँ, मैंने रिस्क ले लिया, रिस्क ले लिया। ठीक है ना, चलिए, रमजान रिस्क तो पूरा में से भी गुजर चुका है। बरकत है आजकल के दौर में, रिस्क आपने उठा लिया, आपको इंशाल्लाह इससे नफ़ा ही होगा। जी सर, अब ये बताइएगा कि ये जैसे ट्रीटमेंट्स के हवाले से आजकल बड़ा वो हो रहा है, अब थोड़ा सा ईद से हट के भी थोड़ी सी बात हो ना, कि ये हर शख्स आजकल मैं देख रहा हूँ इस ट्रीटमेंट की तरफ आ गया है, वो ये ट्रीटमेंट जो है वो कर रहा है। इसके लिए एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है कि हर शख्स वाक़ियतन मुझ जैसा शख्स भी ये काम कर सकता है? ज़रा फरमाइएगा इसके हवाले से। नहीं, एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, आपका जो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, हैंड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं 12 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ, माशाल्लाह। तो जब मैं काम कर रही होती हूँ तो जो भी मेरा क्लाइंट है जब मुझसे आके बात करते हैं तो उनको पता चलता है कि किसी एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट तो जाहिर सी बात है, अब मेरा हाथ ऐसे रनिंग में है तो वो भी गैस कर लेते हैं, वरना तो क्यों न्यू बंदा कर रहा हो, जो लोग करवाते हैं ना उनको पता चल जाता है कि कोई न्यू बंदा कर रहा है। जैसे मेरा कोई अगर स्टाफ है तो वो कहेंगे नहीं स्टाफ से नहीं कराना, आपसे कराना। अच्छा, ये आपसे मैं सेटिस्फाई हमेशा जानना चाहता हूँ कि आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो ज्यादातर क्या सोच के दिमाग में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ एक बड़ा मसला ये है कि लोग गोरा होना चाहते हैं। बिल्कुल। ये बड़ा अजीब एक रिवाज है कि हर ऐसा शख्स ही है। कोशिश ये करता है कि मैं सफेद नजर आऊं, मैं गोरा नजर आऊं। क्या वाकईतन खूबसूरती इसी का नाम है? आप क्या गोरे रंग समझती हैं? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि खूबसूरती गोरे रंग का नाम है। सिर्फ ये है कि फ्रेश हो, इंसान की स्किन अच्छी हो बिल्कुल ठीक है। और हेयर अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो, ये ज़्यादा मैटर करता बिल्कुल ठीक है। है। लेकिन लोगों में आजकल वाकई बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। लोग कहेंगे अच्छा लड़कियां हैं तो कहेंगे कि हमें हमारे रिश्ते नहीं आ रहे इसलिए कि जी हम गोरी नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारी अगर शादी हो चुकी है तो हमारी सास या हमारे हस्बैंड बातें कर रहे हैं इनका कलर जो है वो डैमेज है या डार्क है, जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल है कि जो लड़की अपना घर बार छोड़ के आई है उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी की, उसके जो बाकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं बात है। उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि हालांकि उसके शायर कलर में और की। गानों में सबसे ज्यादा सांवली रंगत का जिक्र है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। और जो ग्लो और चार्म आपके इस कलर में है ना, सामने कलर में, वो व्हाइट में नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर जरा मजीद गुफ्तगू की जाएगी। ईद के हवाले से भी जरा मामलात हैं जिसके ऊपर बात कर लेंगे, लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेकर आ रहे हैं और वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यासिर इतना खूबसूरत कलर आपने पहना हुआ है, ये बताएं बहुत कि शुक्रिया हम जी। लड़कियां बार बार कह रहे हैं कि भाई ईद की शॉपिंग, ईद के कपड़े, चूड़ियां, मेहंदी, ये सारी चीजें। अब अपने बारे में भी थोड़ा सा बताएं ना कि आपने शॉपिंग किस तरह से ईद की और कितने दिन आपने ईद की शॉपिंग की, कितने ड्रेस लिए, क्या तैयारियां की ईद की, अपनी भी बताएं। यकीन करें कि ये एक ख्वाहिश ही रह गई दिल में कि ईद की शॉपिंग के लिए जाएं और वक्त लगाएं बाज़ारों के अंदर, लेकिन क्योंकि ना मौका मिल पाता है ना काम हमारा इजाज़त देता है। ये तो भला हो हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं उनका कि जो हमें जोड़े पहनने के लिए देते हैं शो के लिए, तो उसी में से कुछ मिल मिला के ईद जो है वो हो जाती है। लेकिन ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर बड़ा एहतमाम होता है। मैं भी ज़रा आपसे इस बारे में पूछूंगा कि आप ज़रा बताइए कि ये जो ईद की जो कलेक्शन है, अब तो ये कॉम्पिटिशन भी चल रहा है कि फ़लाना नई कलेक्शन इंट्रोड्यूस कराई है तो किसी ने ईद कलेक्शन, तो आप बताइए आपके लिए ये चूज़ करना कितना मुश्किल या आसान रहा? फरमाएं। मेरे लिए बहुत आसान
नुकसान रहा, क्योंकि मुझे 10 मिनट का टाइम दिया गया था कि 10 मिनट में शॉपिंग करोगी तो बस ठीक है, वरना शॉपिंग नहीं होगी। मैंने सोचा नुकसान हो जाएगा, जो मिल रहा है ले लो। 10 मिनट में शॉपिंग करना मतलब कमाल है। ये दुकानों को यकीन नहीं आ रहा। ऐसा पता चल जाए आपको कि अब उसके बाद आपका जो स्पॉन्सर है वो घर चला जाएगा और आपकी शॉपिंग नहीं होगी, तो फिर बताएं क्या करेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूंगा, वैसे तो ये मर्द हजरात से भी है लेकिन उनकी तरफ बाद में आऊंगा, पहले जरा खवातीन से। जिया से, आप जिया माइक उठा लें, और एनी से भी इसका, दोनों से ये सवाल है। सर आप भी जरा बताइएगा कि ये खवातीन फिल्टर का इस्तेमाल तस्वीर लेते वक्त क्यों करती हैं? पहले आप जवाब दीजिए। फिल्टर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, क्यों किया जाता है? देखें, फिल्टर तो बहुत सारे है ना, लेकिन मैं भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, सब लड़कियां करती हैं, बहुत अच्छी लग रही होती है। मैं ब्राइटनेस के लिए करती हूँ कि जो ग्लो आता है ना, मैं सिर्फ वो फिल्टर यूज करती हूँ। हाँ, मुझे वो बहुत बुरे लगते हैं लोग भी, और अगर मैं भी यूज नहीं करती, जिसमें आपकी आंखें बड़ी हो जाएं, आपकी जो नोज है या आप स्लिम हो जाओ, कलर चेंज हो जाए, एटलीस्ट वो फिल्टर नहीं यूज करने चाहिए। जो आपकी फिजिक है, जो आपका फीचर्स है, कौन से जो हलाल हैं वो इस्तेमाल कर लिए जाए। मतलब जब आप मिले किसी से तो वो ये ना सोचे फिल्टर वाली तस्वीर और ये कौन है, ये कौन। अच्छा, आपका वेट आपने लूज किया? नहीं, मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि तस्वीर ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जैसी शनाख्ती कार्ड के ऊपर आती है, और ऐसी भी ना हो जो फेसबुक के ऊपर रियल होनी चाहिए। आपकी फीचर्स वही हो, बिल्कुल आपके फेस के और आपकी बॉडी के फीचर्स चेंज ना हो। हाँ, थोड़ा सा फेयर कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए। पहले एस्टर से जवाब लूंगा, फिर एनी से लूंगा। जरा एनी तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करती फिल्टर। एस्टर, ये बताइएगा कि ये खवातीन खासतौर पर इतनी महंगी महंगी ट्रीटमेंट लेने के बाद, घंटों ब्यूटी पार्लर में गुजारने के बाद भी मोबाइल के ऊपर फिल्टर लगा रही हैं, तो ऐसा नहीं महसूस होता कि क़यामत अब बस आने को है? फरमाइए। ऐसा ही है, वैसे ही जाहिर सी बात है, इतने ट्रीटमेंट भी करवाए और पार्लर में भी गई, बाल भी ब्लो ड्राई करवा लिए, फिर भी फिल्टर लग रहे हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल भी कोई फिल्टर नहीं लगाती, मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ प्लेन कैमरा से लूँ। अगर कभी लिए हुए तो मेरे फोन में होता है, कभी उसको अपलोड मैंने कभी नहीं किया, विदाउट फिल्टर लेती हूँ हमेशा। इतना बड़ा रिस्क ले रही है खवातीन, मैं तो बड़ी बहादुर हो गई है खवातीन। तो आप ले रही? नहीं, मैं कुछ भी एडिट नहीं करती। अच्छा, एडिट नहीं करती। अच्छा, अब मैं एनी से इसलिए आखिर में पूछूंगा क्योंकि ये तो कभी भी नहीं इस्तेमाल करती ना, तो एनी ये जरा बताइएगा कि आजकल फिल्टर कौन सा चल रहा है? मैंने देखा खातून के ऊपर जो है वो पता नहीं किसी जानवर के कान लगे हुए थे और इधर से मूछे को निकल, तो ये भी चल रहा है आजकल, ऐसे भी फिल्टर है? जरा बताइए ना इसके बारे में, ये क्या सिलसिला है सारा? अच्छा, मैंने तो कभी फिल्टर लगाया ही नहीं, यासिर ने मुझे पता नहीं है। और यासिर जो है बहुत सच बोलते हैं, ये मुझे पता है। अच्छा, वैसे रमजान गुजर गया, अब हम झूठ कह सकते हैं। हाँ, अब हम कह सकते हैं, थोड़ा बहुत जायज है। एक चीज ये जरूर कहूंगी कि फिल्टर हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम खुद को उस तरह नहीं देख सकते जिस तरह से हम हैं। हम चाहते हैं हम फिल्टर लगा के खूबसूरत होके सामने वाले को नजर आए, चाहे वो तस्वीर हो चाहे वो एक वीडियो। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम अपनी शख्सियत को भी इसी तरह निखार दें कि सामने वाला जब देखे तो वो उसी तरह उसको वही अट्रैक्शन फील हो जिस तरह हम फिल्टर लगा के करते हैं। तो अपनी शख्सियत को हमें निखारना चाहिए, उसको एक फिल्टर लगाना चाहिए जिसके अंदर इंसानियत वाला फिल्टर होना चाहिए, वो लगाएं। क्या अच्छी बात आपने कही है, बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक जो है वो किया है। लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी है, बात बिल्कुल सही है, मैं इसकी बिल्कुल तारीफ करूंगा कि आपको ऐसा फिल्टर लगाने की जरूरत है। आसिफ भाई, आपसे तो मेरे ख्याल में सवाल पूछने की मेरे ख्याल में गुंजाइश नहीं बचती, लेकिन मैं खुद उनमें शामिल हूँ जिसमें कोई भी फिल्टर लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जरा फरमाइएगा, फिल्टर का जो ये रिवाज है बहुत तेजी से जो परवान चढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, फिल्टर का बहरहाल बात वही है कि इतने मेकअप करने के बाद भी अगर फिल्टर आपको लगाना पड़े तो बेहतर है कि फिल्टर ही इस्तेमाल करना, मेकअप ज़ाया ना करें। और ये बहरहाल एक काफ़ी इकोनॉमिकल चीज़ आ गई है, रादर देन ये कि आपको एक तस्वीर खिंचवाने के लिए पहले 2 घंटे पार्लर में ज़ाया करने पड़े, डायरेक्ट आपका काम इजी उसके अंदर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं? सॉरी, मैं जिस हिसाब से फिल्टर आ रहे हैं, आप यकीन करें मैं तो हैरान रह जाता हूँ तस्वीर देखकर। नहीं, कुछ फिल्टर ऐसे भी होते हैं जो आपके अंदर की चीज को निकाल के सामने रख, वाह वाह वाह, मतलब लगा रखे हैं आपने, मतलब वो जिसके कान लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं, जिसके नाक नजर आ रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ और होगा जो फिल्टर से बाहर आ गया, फिल्टर से बाहर आ गया। बहुत खूब जी, ऐसा ही है। नहीं, भट्टी साहब से तो मैं ये सवाल नहीं करूंगा, भट्टी साहब से तो कुछ और ही बात करूंगा। माइक में चाहूंगा जरा उनको दे दें। भट्टी साहब, ये जो माशरे में अभी आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, खासतौर पर जो महंगाई के बाद जो सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो परेशानी का शिकार नज़र आ रहा है, चेहरों से आया हैं उनके, बहुत ज़्यादा तकलीफ की हालत में बैठे हैं। वो ये मौका क्योंकि खुशी का है, तो उनके लिए कोई पैगाम है, कुछ कहना चाहते हैं कि उनको कैसे खुश रहना चाहिए इस मुश्किल? बिल्कुल सर, पैगाम भी है और
अवेयरनेस के लिए भी मैं अर्ज करूंगा। सबसे जी। पहले तो मैं मैडम की बात से इत्तेफाक करूंगा। जरूर नेचुरल हुस्न जो है वो है हर टाइम मुस्कुराते रहना, बहुत खूब, बहुत खूब। और इखलाक, बाइखलाक रहना, बाइखलाक, ये आपका नेचुरल हुस्न है, कोई मेकअप की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, आप अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि हम आसानियाँ पैदा आवाम के लिए करेंगे, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में ला देगा। हमें एक दूसरे की खुशियों के लिए ज़राए पैदा करने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा। तो हम फेसबुक पे अपने हमदर्दियाँ लेने के लिए स्टेटस लगा देते हैं कि मिन्नतें करते हैं कि आप हमारे ऊपर अफसोस करो, हमदर्दी करो। मैं इस जी सिंपैथीज उसमें लूटी जाती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप खुशियाँ पैदा करनी है आपको, तो आप नेचुरल किसी के साथ खड़े हो जाएं, जो भी दुख तकलीफ में है उसका रास्ता दिखाएं, उसको कानूनी रास्ता दिखाएं। जितनी आप हेल्प कर साहिब हैसियत को उसकी निशानदही करें, अगर आप उसके नहीं मदद कर सकते तो। बाकी जाती अगर बेरोजगारी का सवाल है तो भाई बेरोजगारी तो इंतहा हो गई है, खुदकशियाँ तो छोटी बात है, बच्चे बेचना, गुर्दे बेचना छोटी बात है। ऐसा ही अभी आजकल जो अवाम का, एक तो महंगाई ने मार डाला, हम सब अवाम को मार डाला। बिल्कुल ठीक है, उसके हुक्मरान जिम्मेदार हैं, हम आप नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आजकल जो स्टैंड में देख रहा हूँ बहुत अलम है और बहुत ही खौफजदा बात है कि एक चोर डाकू पकड़ा जाता है, हम अवाम सब उसको बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं, जैसे कि मच्छर कॉलोनी में और दिगर वाक़यात आप देख बहुत रहे सारे हैं। ऐसे वाक़यात होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। महंगा, वो भी अवाम है। आप हम डगेत बनेंगे, चोर बनेंगे, कतहन नहीं बनेंगे। उस इदारे मौजूद हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन हम जो जुल्म करते हैं उस शख्स के ऊपर, उसके पीछे कितने बच्चे होते हैं, किस मुसीबत सजा से उसने ये हरकत की, जिसकी सजा उसको मिलेगी कानून के जरिए। ये गुंजाइश तो इसकी नहीं है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उसके साथ साथ एक और आंसर भी है जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है, क्योंकि ईद का मौका है। मैं चाहूंगा जरा आसिफ भाई से भी इस बारे में जरा कमेंट ले लूं। आसिफ भाई, ये फरमाइए कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जो है वो सोसाइटी में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। मसाइब का शिकार तो सारे ही हैं, सबके साथ मुश्किलात हैं, लेकिन इसका क्या ये जवाब बनता है, या फिर जैसा भी भट्टी साहब ने कहा कि उनको भी नज़रअंदाज करें? क्या वाक़तन ऐसा है कि दरगुजर का मामला उनके साथ करना चाहिए, क्योंकि इस कदर ख़तरनाक और बड़ी गैर मामूली सूरत हाल इस वक्त है? फरमाइएगा। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं कि इंसान बहरहाल इंसान है, बेशक उसके साथ इंसानियत वाला ही सलूक होना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप उस शख्स के साथ किस तरीके से हमदर्दी का सलूक करेंगे जिसकी गोली से आपका अपना भाई जख्मी हो चुका हो या दुनिया से रवाना हो चुका हो। हमारे साथ मसला यही हो गया है कि कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं जी, उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया, उन्होंने अपनी जान छोड़ाई, बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से कि हम लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे वाक़यात भी सुनने में आए हैं कि लोग गाड़ी में जा रहे हैं और उन्होंने रोड के ऊपर देखा है कि जी एक मोटरसाइकिल वाला डकैती की कार्रवाई कर रहा है, उन्होंने गाड़ी के अंदर से ही फायर करके बिल्कुल ऐसा ही, और अपनी गाड़ी लेके रवाना हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो उसकी वजह यही है कि बेतहाशा हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, बहुत हो चुका है। आखिर कब तक आप अपनी इमलाक सिर्फ इस अपनी जान बचाने के लिए देते रहेंगे? बिल्कुल ठीक है। तो ये वजह है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गई है। हालांकि ये बात सही नहीं है, ये होनी नहीं चाहिए है, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। हम इसके हालात, अच्छा जिया से जरा पूछते हैं। जिया, ये बताएं, एक कामयाब इंसान बनने के लिए, क्योंकि जहाँ इतनी सारी चीज़ें आप कर रही हैं, और एक कामयाब औरत बनने के लिए, मतलब एक कामयाब इंसान बनने के लिए, एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं ज़रूरी जो आप समझती हैं कि अहम है, उसे अपनाना चाहिए, फिर आप सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हैं? देखें, सबसे पहले आप कामयाब जब होंगे जब सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करेंगे। आपको पता है कि आप क्या चीज़ हैं। जब आपको वो पता चल गया तो फिर आप अपनी फैमिली, अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपने लोगों को देखेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। क्योंकि अगर हर शख्स ये सोचे ना कि मैं अपना और अपने घर वालों का रखूँगा ख्याल और उनके लिए ही सोचूंगा, तो मेरे ख्याल में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे लोग बाहर से जाके हेल्प लें या बाहर वालों के पास जाएं, ज़रूरत ही नहीं होगी। और इसी तरह मैं बहुत सारे ममालिक में मैंने सफ़र किया है, बहुत ट्रैवल किया है, तो मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से या कोई ऐसी बात मैं करूँ या फिर अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करूँ कि मेरे मुल्क
ملک کا نام یا میری فیملی کا نام خراب ہو. تو کیونکہ ہم اپنی فیملی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو لوگوں سے تعلقات بھی ایسے رکھنے پڑتے ہیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں, آپ کو اور آپ کے کام. بہت اچھی بات ہے. اچھا جی, اب مائک دینے سے پہلے میں چاہوں گا کیونکہ آخری ہمارے پاس چند لمحات ہیں, عید کے حوالے سے خصوصی پیغام جو دیکھنے والے ہیں اگر آپ ان کو دینا چاہیں تو ضرور دیجیے. عید کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ کہ بھئی عید خوشی کا دن ہے, تو نہ صرف آپ اپنے گھر والوں کا, اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں جو کہ شاید عید کی خوشیوں سے محروم ہوں, تو ان کو بھی یاد رکھیں. نہ صرف عید پر بلکہ پورا سال. اگر آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ سے ہیلپ نہیں مانگتے, پہلے ان کا خیال رکھیں, جا کے ان سے پوچھیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے, ان کو کچھ چاہیے تو نہیں ہے. اور بس یہ کہ سب کا خیال رکھیں اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا, تو آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت خوشی ملے گی. بالکل جی. اشرا جی پلیز اسپیشل میسج آج کے دن کے حوالے سے ضرور دیں. آج کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور اپنے قریب سب کو دیکھیں, سب کا خیال رکھیں, بچوں کا, بوڑھوں کا. خوش رہیں سب سے زیادہ ضروری ہے. اور ساری جو ٹریٹمنٹ ہے ایک دفعہ کم از کم ضرور لیں, چاہے وہ PRP ہو یا کوئی بھی اگر ایسی ٹریٹمنٹ ہو, وہ لے کے آزمائی شرط ہے وہ ضرور کریں. جی آصف بھائی, کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو عید کے حوالے سے؟ جزاک اللہ. میں آج عید کا تیسرا دن ہے, اپنے تمام تر دیکھنے والوں کو سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ آج کا دن میرا اسی کام کے لیے مختص اپنا بھی ہوتا ہے. بہت پہلا دن ہم نے گزار لیا سو کے, دوسرا سسرائیل میں. آج تیسرے دن میں گھروں سے نکلیں, اپنے ان رشتہ داروں کے گھروں کو وزٹ کریں جو غریب غربا علاقوں میں رہتے ہیں, ان کے بچوں میں عیدیاں بانٹیں, اور اس کے بعد انہی سے معلوم کر کے ان کے محلے کے 2-4 گھروں کے بچوں کو عیدیاں بانٹ دیں. وہ جو 100 روپے آپ ان بچوں کو عیدی کے طور کے اوپر دیں گے, آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ ان کے لیے کس قدر خوشی کا باعث ہوگی, اور ان کی ماؤں سے, ان کے والدین کے دلوں سے جو دعا نکلے گی وہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے. یہ درخواست ہے میری, جو بھائی اس کے اوپر عمل کرنا چاہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری کی رائے کام کرے گا. جزاک اللہ. جی نذیر احمد بھٹی صاحب. یاسر بھائی, میں آپ کے توسط سے یہ عرض کروں گا کہ ہم پڑھی لکھی قوم ہیں جی, ہم شعور رکھنے والے لوگ ہیں. ہمیں سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ ہمیں اس نوبت پہ لانے والا کون شخص ہے. بہت خوب. چور بھی ہمارے نظر میں ہیں, مافیا بھی ہماری نظر میں ہیں جی. یہ ہم طاقتور ہیں ان کا نام نہیں لیں گے, بالکل کیونکہ ہم کمزور کے اوپر وزن زیادہ دیتے ہیں, جو کمزور ہے اسی کو لات مارتے ہیں. اگر ہم عوام اٹھ کر کھڑے ہو جائیں, ان چوروں کے گریبان سے پکڑیں جو کہ ہمارے ٹیکس سے, ہمارے پیسوں سے چل رہے ہیں, تو مہنگائی کا تو نام و نشان نہیں رہے گا. جتنے لوگ ایک عام چور کو پکڑنے میں جمع ہو جاتے ہیں, یہی کھڑے ہو جائیں تو انقلاب آ جائے گا. بہت اچھی بات. خوشیوں کا میرا تو یہی ہے, میں تو سماجی شخص ہوں, میں تو لوگوں کی خوشیوں کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی 1 گھنٹہ تسلی دے دوں, اس کو زیادہ جی لے, حوصلہ دے دوں, کم سے کم محنت کو قبول کرے. بہت اچھی بات. تو ہم سب کو ایک دوسرے کو حوصلہ دینا چاہیے, ان کی خوشیوں میں, ان کے چھوٹے چھوٹے معاملاتوں میں ان کا شریک ہونا چاہیے. ہمارے پاس ایک گاڑی آ جاتی ہے, ایک بنگلہ آ جاتا ہے, تو ہم برابر والے گھر میں جانا پسند نہیں کرتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ سب اللہ کی دین ہے. ہمیں ایکول پیار کرنا چاہیے بغیر رنگ نسل کے, وہی انسانیت ہے, وہی خوشی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میرا یہی میسج ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو جیلوں میں اور مصیبتوں میں اور کوٹوں میں خواتین مرد حضرات پریشان ہیں, ہسپتالوں میں ہیں, ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. خوشیوں نذیر احمد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ اس خصوصی پروگرام کا آج حصہ بنے اور عید کے اس پرمسرت موقع پر ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہے. جناب آصف غفار صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قیمتی وقت دیا, آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود رہے. ایسٹر سہیل صاحبہ کا بڑا شکر گزار ہوں. جیا خان صاحبہ کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہاں پر اس خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ بنی اور آج ہمارے ساتھ یہاں پر بڑی اچھی گفتگو رہی ہے. اب جناب اختتام کی جانب بڑھنا ہے, اور جانے سے پہلے میں چاہوں گا نہیں ضرور دیکھنے والے آپ کی طرف سے بھی ایک میسج چلا جائے, اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جی اچھا, آج میں ایک میسج ضرور دینا چاہوں گی, کیونکہ جو مجھے بہت قریب سے جانتے ہیں ان کو تو یہ پتہ ہے, جو جن لوگوں نے مجھے کبھی کبھی دیکھا اور ملے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں میں بہت سخت طبیعت کی ہوں. پر میں آپ کو ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گی, اگر زندگی بہت ہی زیادہ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں
تو सब लोगों से बना के रखें, मोहब्बत का सिलसिला ज़रूर रखें, प्यार का सिलसिला ज़रूर रखें और अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीज़, नेगेटिव सोच को बिल्कुल ख़त्म कर दें। आप पॉजिटिव सोच रखें, हमेशा खुश रहें। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है और यही मेरे ख्याल में बड़ा खूबसूरत पैगाम है कि समझने की ज़रूरत है ये जो कुछ आता है ये रब ताला की जानिब से है और उसका शुक्र बजा लाना ज़रूरी है। और ये रमज़ान मुबारक जो अभी खैर से गुज़रा है इसका मकसद और मसरफ़ यही है कि हमें तक़वा इख्तियार करने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ जो ज़िंदगी के उमूर हैं उसमें डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो ये मामलात ज़िंदगी जिस तरह बिखरे हुए हैं वो इसी तरह बिखरे हुए नज़र आएंगे। और जाते जाते बस यही एक पैगाम है कि अब शायद बड़ा मुश्किल काम है सच बोलना, सच बोलने की आदत डाल लें और ख़ुद ब खुद अपने अंदर बर्दाश्त का मादा जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगा, जिसके बारे में हम काफ़ी आपको तनकीद भी करते हैं, जिसके ऊपर नसीहत भी करते हैं। तो ये हमारे एक मनहसुल कौम एक बड़ा मसला है कि हमारे अंदर से जो क़ुव्वत बर्दाश्त है वो भी ख़त्म हो गई है और सच सुनना भी गवारा नहीं है। तो अगर ये आदत डाल लेंगे तो ख़ुद ब खुद मामलात ज़िंदगी भी बेहतर होंगे और जो समाजी जितने भी मसाइल हैं ये ख़ुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसी बात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मैं और हमारे जितने मेहमान हैं सब आपसे इजाज़त के तलबगार हैं।